कमाल हो गया। कल केजरीवाल ने दिल्ली में जो रैली की उसमें भगवंत मान को अपनी 5 साल पुरानी स्क्रिप्ट थमा दी। अब यकीन ना हो तो आपको सुना देता हूं। केजरीवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बयान दिया था। जानते हैं क्या कहा था? कि अगर मोदी जी 2019 का चुनाव जीत गए तो चुनाव बंद करा देंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे। पहले ये बयान सुन लीजिए। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। और मजा देखिए दोस्तों, कल जो दिल्ली में रैली हुई उसमें भगवंत मान ने जो कहा 2000 केवल 24 बदल गया 19 से, एकदम सेम भाषा, वही चीज, वही शब्द आप सुन लीजिए। अगर ये 2024 में जीत गए, ये संविधान बदल देंगे, उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे देश में। मतलब देख रहे हैं ना, वही झूठ और वही फरेब। 2019 में जो दुकान सजाए बैठे हुए थे केजरीवाल, उसमें वही स्क्रिप्ट दोहरा दिया। एक बार फिर से मैं आपको 2 विंडो में दिखाना चाहता हूं। पहले आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए दोनों दोस्तों, दोनों बयान एक एक करके सुनिए, एक 2019 और एक 2024 के लिए सुन लीजिए। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। अगर ये 2024 में जीत गए, ये संविधान बदल देंगे, उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे देश में। अब जब मैं आपको स्क्रिप्ट की बात कह रहा हूं तो एक और उदाहरण आपको दिखा देता हूं, एक और झूठ दिखा रहा हूं। 2019 में केजरीवाल लोगों को ये झूठ बोलकर डराते थे कि मोदी हिटलर बन जाएंगे चुनाव जीत गए तो। सुन लीजिए। जो हिटलर ने किया था, मोदी और अमित शाह की वही मंशा है, वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। और कल की रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिटलर का नाम बदलकर पुतिन कर दिया और लोगों को डराया, लेकिन वही भाषा। आप ये भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी की जगह। उन पुतिन ने भी ये कर रखा है कि 35 साल में ही रहूंगा राष्ट्रपति। ये आने वाला नरेंद्र पुतिन है। लगता है दोस्तों भगवंत मान ने केजरीवाल की जो 2019 की स्क्रिप्ट है ना, वो चुरा ली, तभी तो एक ही जैसी भाषा सुनाई पड़ रही है। लेकिन सिर्फ स्क्रिप्ट चुरा ली हो ऐसा नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप से जो दिल्ली में मंच सजा था ना, वहां बेइज्जती भी करा दी। अब ये बात क्यों कह रहा हूं? रैली के मौके पर केजरीवाल ने महंगाई का नाम लेकर मोदी जी को खूब गालियां दी, पेट्रोल डीजल का नाम लेकर के। पहले ये सुनिए फिर दिखाता हूं। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया। देख रहे हैं ना, पेट्रोल और डीजल के नाम पे गालियां दे रहे हैं मोदी जी को। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, इसी दिन भगवंत मान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। आम आदमी पार्टी को तो झटका दिया ही, केजरीवाल को भी बेइज्जत करने का पूरा मौका दिया। अब देखिए, आप झूठ की दुकान लगाएंगे तो उससे मिलेगा क्या? ऐसा ही फल मिलेगा ना। अब जब पेट्रोल डीजल को लेकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो कुछ पुराने जो बयान है वो सुनाने ज़रूरी है। और इनकी जो झूठ की दुकान है उसमें बड़ा खजाना है। मैंने बड़ी मेहनत की है दोस्तों चुनाव जीतने के लिए। ये जो पढ़े लिखे केजरीवाल हैं वो लोगों को पेट्रोल डीजल महंगा होने का डर दिखाते थे। एक पुराना बयान सुनाता हूँ, सुनिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अनाप शनाप बढ़ती जा रही हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार ने जितने टैक्स लगा रखे हैं वो टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, डर दिखाया। और इसके बाद ये जनाब ये कहते थे चुनाव जीतने के लिए कि राज्य सरकार भी चाहे तो पेट्रोल और डीजल को रेवड़ी की तरह दे सकती है जनता को। ये सुनिए। मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। ये तो कह दिया, बयान है ये सब। तो जब सरकार बन गई तो लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आप वैट कब कम करेंगे? तो जानते हैं जनाब क्या कहते थे कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अच्छे से ना देना है जी। सुन लीजिए। पेट्रोल पे जो वैट है वो कम कर दीजिए। करेंगे, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इसने कम नहीं किया। ये पढ़े लिखे केजरीवाल की कहानी बता रहा हूं। पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है, कैसे अर्थ का अनर्थ होता है, ये समझा रहा हूं।
और उसके बाद भी जब पेट्रोल डीजल का दाम कम करने को कहा जाता है तो ये पढ़े लिखे तथाकथित वाले हैं नया बहाना ढूंढ लाते हैं। ये भी सुनिए। हमने नहीं टैक्स बढ़ाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डबल कर दिया एक्साइज ड्यूटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम करे ना, हम कैसे कम कर सकते हैं? हमने आज कम कर दिए, वो और बढ़ा देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? ये झूठ बोलने वाले केजरीवाल जी कभी कम नहीं किया, बल्कि सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का प्रयास कर रही है और आगे भी संकेत दे रही है। लेकिन पढ़े लिखे केजरीवाल ने चुपचाप पंजाब में इसकी कीमत बढ़ा दी। और हाँ, एक बात और बताना है दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बात हो रही है कि ये जो पढ़े लिखे केजरीवाल हैं वो देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। और इसकी मैं वानगी भी आपको दिखा देता हूं। पहले वो लोगों को भ्रमित करते हैं कि कैसे वो दूध और सब्जी की कीमत कम करेंगे, सस्ता करेंगे। देखिए, अगर पेट्रोल और डीजल के पैसे कम हो जाते तो दूध भी सस्ता हो जाता, सब्जी भी सस्ती हो जाती, दाल भी सस्ती हो जाती, चावल भी सस्ते हो जाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता। देख रहे हैं ना, पेट्रोल डीजल से ही सब सस्ता होगा। ये तो पुराना ज्ञान है। लेकिन पंजाब में क्या किया? पंजाब में तो चुपचाप इसके दाम बढ़ा दिए। लेकिन इनका अब आपको मैं डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। ये दूध और सब्जी वाला एक पुराना बयान सुनाया। दिल्ली की रैली में कल ये जनाब कहते हैं कि मोदी जी ने दूध और सब्जी महंगी कर दी। सुन लीजिए। दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई। देख रहे हैं ना? और ये तब की बात है दोस्तों, जिस दिन ये कह रहे हैं उसी दिन पंजाब में इन्होंने दाम बढ़ाए और उसी पेट्रोल डीजल को लेकर के मोदी को गाली दे रहे हैं। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया। ये वही केजरीवाल हैं। पेट्रोल डीजल की जब बात हो रही है तो ये बताना जरूरी है दोस्तों कि इसी के नाम पर ये मोदी सरकार को बदनाम करते रहे हैं। एक छोटा बयान ये भी सुनिए। अगली बार जब आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो, समझ जाना किसी देश के अंदर किसी राज्य की सरकार गिरने वाली है। अब ये सवाल तो पूछना चाहिए ना केजरीवाल जी से कि अब आप किसकी सरकार गिराने वाले हो। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों ये बताना जरूरी है कि कल दिल्ली में केजरीवाल ने जो रैली की उसमें झूठ की कितनी दुकानें सजाई, क्या क्या बोला। अगर आपको मैं आज डिकोड करके यही बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उस रैली में जो जो बातें की, जितनी गाली गलौज की, सब उल्टा, एक से बढ़कर एक कहानी। आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं दिल्ली की रैली पर कुछ आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ सवाल जवाब करते हैं केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी, जहां भी आप जाते हैं तो लोगों से क्या सवाल करते हैं, जरा बताइए ना। आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं? वाह, बहुत सही सवाल आप पूछ लेते हैं। वरना तो आजकल बड़ा खतरा है कि ये पता ही नहीं चल पाता कौन किस जगह पर थप्पड़ जड़ दे। वैसे आप पूरा देश घूमने के बाद जब रामलीला मैदान पहुंचे तो कितने साल बाद पहुंचे? कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। वाह, ये भी सही है। लेकिन रामलीला मैदान में जो इकट्ठा हुए थे तो कितने साल पहले, कुछ तो आइडिया दीजिए। और किस लिए इकट्ठा हुए थे, लोग ये भी जानना चाहते हैं आपसे, बताइए ना। आज से 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये जो मैं आपको सुना रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा हुए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन हुआ था, यही कह रहे हैं ना केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल की ही जुबान से आपको सुनाता हूं कि जब ये आंदोलन को छोड़कर सत्ता के लिए मैदान में उतरे तो इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को तिलांजलि दे दी। इनसे जब सवाल पूछा गया तो मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ये तुष्टीकरण पर उतर आए, भ्रष्टाचार गौण हो गया। आप खुद सुनिए। सांप्रदायिकता को मैं भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी समस्या मानता हूँ। देख रहे हैं ना, इसलिए मुकर गए क्योंकि उनका इरादा भ्रष्टाचार के जरिए अधिक सत्ता और धन पाने की लालसा थी। और लोग जान चुके हैं दोस्तों, क्योंकि अब ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है कि केजरीवाल और उनके गैंग का असली इरादा क्या था। कितने लोग, मतलब इतना भ्रष्टाचार तो आज तक भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन देखिए दोस्तों कि केजरीवाल दिल्ली की रैली में झूठ बोलते हैं
कि भ्रष्टाचार का उनका आंदोलन सफल हो गया। एक छोटा हिस्सा आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है, उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। वैसे अगर आप सच में पूछे ना दोस्तों, तो मैं कहूंगा कि केजरीवाल का आंदोलन सफल रहा। इनका आंदोलन जो है ना, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, बल्कि इस आंदोलन के जरिए वो सत्ता हासिल करना चाहते थे और भ्रष्टाचार के दलदल में डुबकी लगाना चाहते थे। इनकी असली मंशा वही थी, ये बात याद रखिए। और इसीलिए इनके सारे जो नतीजे आपको दिख रहे हैं वो दिखने लगे हैं। लेकिन मज़ा देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति खुद की तुलना सीधे मोदी से करने लगे इसी रैली में। आप सुन लीजिए। मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। मैं केजरीवाल की बात से दोस्तों एकदम सहमत हूं, क्योंकि मोदी जी को सत्ता में काम करते हुए 21 साल हो गए, लेकिन एक भी घोटाला सामने नहीं आया। लेकिन आपने तो मतलब केजरीवाल जी सिर्फ 8 साल से सत्ता में हैं, 8 ही साल हुए, लेकिन भ्रष्टाचार की अल्फाबेट्स तैयार कर दी। और मैंने इस पर दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार किया है। भ्रष्टाचार की अल्फाबेट्स जो 70 साल में कांग्रेस ने किया, वो ये जनाब 8 साल में कर चुके हैं। और ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बड़ी मेहनत से तैयार की है। केजरीवाल के झूठ और फरेब का एक नमूना दिखाता हूँ। जिस रामलीला मैदान के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और फिर कपिल सिब्बल को भ्रष्ट बताया। अब आगे बढ़ूं, पहले तो बयान सुनाना पड़ेगा ना, वो पुराना वाला सुन लीजिए। कपिल सिब्बल जी कानून मंत्री बने हैं देश के, लेकिन दुख की बात यह है कि उनको कानून मंत्री बने हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार करना चालू कर दिया। और जानते हैं, उसी भ्रष्ट कपिल सिब्बल, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो केजरीवाल की जुबान बता रहा हूं, क्योंकि बयान आपको सुनाया ना, उसी कपिल सिब्बल को उसी रामलीला मैदान में अपने मंच पर बुलाना पड़ा। आप सोचिए कितना बड़ा पलटू राम है ये जनाब। ये भी बयान सुन लीजिए, कल ही का है। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे इनविटेशन पे आज वो आए। और हाँ, ये भी याद रखिए दोस्तों, ये जो ठेकेदार है ना ईमानदारी के, ये सज्जन, इन्होंने बेईमानों की एक लिस्ट भी बनाई थी। पहले ये बयान सुनिए। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी, और ये जो बेईमानों की लिस्ट बनाई थी उसमें एक नाम कपिल सिब्बल का भी था जी। अब ये भी सुन लीजिए, कपिल सिब्बल। और आज उसी कपिल सिब्बल के चरणों में लोट लोट कर निढाल हुए जा रहे हैं। मंच पर दसियों बार दोस्तों मैंने उनका पूरा बयान सुना, दसियों बार गुणगान किया, मानो कपिल सिब्बल के आने से केजरीवाल जी धन्य धन्य हो गए हैं। एक और छोटा सा बयान। कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब आगे बढ़िए, कुछ और झूठ आपको दिखाता हूं। केजरीवाल ने दिल्ली की रैली में अदालतों और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी झूठ बोला। ये बयान सुनिए। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अब प्रधानमंत्री ने ऐसा कहीं कहा, आपने कहीं सुना, लेकिन इसी बयान को ये जनाब खुद का झूठ दूसरे का नाम लेकर बोलते हैं। आपको एक और बयान सुनाता हूं, सुनिए। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। लेकिन ये जो पढ़े लिखे केजरीवाल है ना, कितने शातिर हैं। अब इसका नमूना दिखाता हूं। ये जनाब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, यही कह रहे हैं ना उनका नाम लेकर के। लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल जुडिशरी के फैसले से असहमति जता चुके हैं। ये कह चुके हैं कि वो कोर्ट के फैसले का समर्थन नहीं करते एक मामले में। अब ये बयान सुनिए, आपको डबल स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा। सुन लीजिए। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। अब ये सारे बयान दोस्तों बड़ी मेहनत से निकाला है। पूरा बयान सुनने के बाद एक एक चीज़ मैंने उसके जो इन्हीं की हरकत है ना वो आपके सामने लेकर आया हूँ। एक और झूठ देखिए, केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर के भी झूठ बोला जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। सुन लीजिए। मोदी जी का अध्यादेश कहता है
कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा। देख रहे हैं ना, लेकिन सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक पार्ट ऐसा है जहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि केंद्र सरकार एलजी के अधिकार को बदल सकती है संवैधानिक दायरे में, और ये जो अध्यादेश है ये संविधान से हटकर नहीं है, संवैधानिक दायरे में ही है, वरना तो सुप्रीम कोर्ट कब का खत्म कर देता। और इस बात को दोस्तों आम आदमी पार्टी भी अच्छी तरह से जानती थी। ये आर्टिकल देखिए, उनके नेता आशीष खेतान ने बकायदा लेख लिखा है, लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल ने झूठ की फैक्ट्री खोल दी। ये बयान सुनिए। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। और आरोप ऐसे हैं दोस्तों कि आप सिर पीट ले। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा। केजरीवाल का अब एक और झूठ दिखाता हूं। जैसे केजरीवाल ने गुजरात में एक कहानी गढ़ा था, कहानी गढ़कर आईबी का नाम लेकर फर्जी रिपोर्ट बता रहे थे, याद है ना, कि हम ही जीतेंगे। बाद में क्या हुआ, वैसा ही दिल्ली में एक कांड किया इन्होंने। सुन लीजिए। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार फिर है। तुरंत जनाब ने झूठ बोल दिया कि दिल्ली जैसा ही अध्यादेश राजस्थान में लागू किया जाएगा। सुन लीजिए। कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए ला जाए। अब राजस्थान में चुनाव है दोस्तों, तो वहीं के लिए झूठ बोलेंगे ना। ये जहां जाते हैं वहीं झूठ की फैक्ट्री खोल देते हैं। वो मोहब्बत की दुकान सजाते हैं, झूठ की दुकान सजाते हैं। एक बार जब ये वाराणसी पहुंचे मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने, तो वहां भी झूठ बोलकर लोगों को डराते थे। बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, पुराना है, लेकिन आपको सुनना चाहिए। सुनिए। वाराणसी के किसानों को बताने के लिए आया हूँ कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो आपकी जमीनें नहीं बचने वाली। लेकिन वाराणसी में ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। राजस्थान में भी नहीं होगा दोस्तों। वैसे दिल्ली की रैली में केजरीवाल ने एक और झूठ बोला। झूठ की तो पूरी फहरिस्त है, 70 तो मैं आपको दिखा चुका हूं, ये तो 10 और जुड़ जाएंगे। उन्होंने ये बोला कि मोदी सरकार पत्रकारों का उत्पीड़न करती है। सुन लीजिए। एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि केजरीवाल खुद मीडिया को धमकी दे चुके हैं, बदनाम कर चुके हैं। आप सुनिए पुराना बयान। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इट इज अ ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराएंगे और मीडिया वालों समेत सबको जीत भेजा जाएगा। और जानते हैं दोस्तों, केजरीवाल सिर्फ धमकी नहीं देते बल्कि करके दिखाते हैं। और इस पर अगर मैं कहूं कि केजरीवाल ने जितना उत्पीड़न पत्रकारों का किया है उतना शायद इस देश में किसी ने नहीं किया होगा तो गलत नहीं होगा। मैंने इस पर बाकायदा एक वीडियो तैयार किया है, बहुत डिटेल के साथ जानकारी दी है, जितनी घटनाएं हुई हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा केजरीवाल ये भी कहते हैं कि लोग उन्हें गालियां देते हैं लेकिन उन्हें गाली गलौज नहीं आती है। बड़ा एकदम मतलब दिल को छू लेने वाली बाइट है, सुनिए ना। मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं इनको वापस गाली नहीं देता। मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इसी मंच पर प्रधानमंत्री को ये गाली देते हैं, अहंकारी बताते हैं। सुन लीजिए। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और अहंकारी, आगे तानाशाह बताते हैं। ये सुनिए। इसी को तानाशाही कहते हैं। फिर इतने में भी मन नहीं भरा, हिटलर बताते हैं। ये भी सुनिए। इसी को हिटलर शाही कहते हैं। और जानते हैं दोस्तों, चौथी पास राजा की कहानी बनाकर विधानसभा में भी कर चुके हैं, यहां भी वही कहानी बताते हैं और उसमें पीएम मोदी की मां का नाम लेकर, मतलब कहानी में एक बच्चा है, उसकी मां है, फिर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। आप सुन नहीं पाएंगे। वैसे ही मैं आपको बता दे रहा हूं चौथी पास की कहानी इन्होंने कैसे सुनाई। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। और इतना सब कुछ कहने वाले दिल्ली के मालिक केजरीवाल इतराते हुए क्या कहते हैं, जरा भाषा तो देखिए। मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। प्रधानमंत्री तो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं ना, लेकिन ये तो कहते हैं खुल करके कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, मैं राज कर रहा हूं। देखा ना आपने ये बयान। और जनता को ही आखिरकार ये बेवकूफ सिद्ध कर देते हैं। बताते हैं कि आपने तो अनपढ़ व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया,
कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुनते, भाषा तो सुनिए इनकी जरा। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता तो कुल मिलाकर के दोस्तों, केजरीवाल की शख्सियत ऐसी है कि शर्म भी शर्मा जाए, झूठ भी घबरा जाए। कभी कभी तो लगता है कि कभी तो इसका अंत होगा, लेकिन जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिस तरह के ये बयान देते हैं, ऐसा लगता है कि झूठ बोलने की ये बीमारी नासूर बनती जा रही है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं तो आपको सिर्फ ये झलकियां दिखा रहा हूं, क्योंकि 2024 नज़दीक है, सामने है, और फैसला तो आखिरकार आपको ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जो मेंबरशिप में शामिल हो सकते हैं, आप ज़रूर शामिल होइए, इससे हमारा और प्रोत्साहन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।